नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट बीते दिनों पेश किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में कई योजनाओं की घोषणा की। अब खास बात यह है कि इसमें मध्य प्रदेश के हिस्से में भी बहुत कुछ आया है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश ने बीजेपी को 29 में से 29 सीटें दी और इसके बाद से कयास लग रहे थे कि मंत्रिमंडल में अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिला भी और उसके बाद केंद्रीय बजट में भी मध्य प्रदेश को काफी जगह मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हाथ कुछ खाली रहे। जी हाँ, उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला होगा, जिसको लेकर प्रदेश सरकार को आशा थी कि केंद्र सरकार अपने बजट में मध्य प्रदेश को एक बड़ा पैकेज देगी, पर एमपी को इस मामले में झटका लग गया। पीएम आवास और आदिवासियों के ग्राम उद्योग प्रोग्राम के तहत कुछ फायदा मिलने की उम्मीद है। अब मोदी सरकार ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोदी सरकार के इस बजट को मध्य प्रदेश का विकसित बजट बताया है और वित्त मंत्री ने भी इस बजट को सर्वस्पर्शी बताया, यानी कि सबको छूने वाला बजट। लेकिन विपक्ष के स्वर तीखे हैं। कांग्रेस ने इस बजट को लेकर मोदी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए और यह कहा कि इस बजट में मध्य प्रदेश को तो सिर्फ एक चीज मिली, वो है झुनझुना। हम भी इसी मुद्दे पर आज बात करने जा रहे हैं। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ रहे हैं। अब आप बजट पेश किए जाने के बाद किस तरह की बयानबाजी हुई वो सुनिए, फिर हम इसी के बाद चर्चा को शुरू करेंगे। विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्रीय योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मुझे बहुत अफसोस है कि मध्य प्रदेश ने बीजेपी का बड़ा साथ दिया, 29 पे 29 सीट दी। छत्तीसगढ़ ने भी 11 में से 10 सीट दी। गुजरात से भी ये टैली अच्छी थी। पर मध्य प्रदेश को इस बजट में मिला क्या? महाकौशल को क्या मिला? बुंदेलखंड को क्या मिला? क्या हमारे टूरिज्म में कोई इजाफा होगा? क्या हमारे एयरपोर्ट इंटरनेशनल तो छोड़ो, नेशनल हो पाएंगे? क्या हमारी फ्लाइट स्टार्ट हो पाएंगी? क्या हमारा डिफेंस क्लस्टर आएगा? क्या हमारा विमेन एम्पावरमेंट का जो एक बड़ा भारी मिशन चल रहा था जबलपुर में, उसको आगे बढ़ाया जाएगा? 4.5 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो कैसे वापस होगा? उसके लिए कोई स्पेशल पैकेज दे रहे हो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को? कर्ज का रिपेमेंट तो करना ही पड़ता होगा गवर्नमेंट को। तो मैं तो चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के 29 सांसद, हम उनके साथ हैं, मध्य प्रदेश की आवाज बन के हम खड़े हों, क्योंकि अब समय आ गया है कि जो मध्य प्रदेश की पीड़ा असहनीय होती जा रही है, अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमको कोई सुनेगा नहीं। थैंक यू। योजना में 10 से 20 कर दिए। मुझे लगता है कि ये बड़ा काम किया और नौजवानों के लिए विशेष चिंता की है कि उनको अपने पांव पर खड़ा होने का मौका मिले, वो आगे बढ़े, काम करे। इंटर्नशिप के उसमें भी किया है उन्होंने, तो ऐसा करके कुल मिला के बहुत किया है। और मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत 11,000 करोड़ का भी निश्चित रूप से हमको लाभ मिलेगा। और मध्य प्रदेश में भी कई योजनाएं ऐसी है जो केन बेतवा वगैरह ये सब, बाकी इनके बारे में भी विचार किया। वो कभी ठीक कहेंगे ही नहीं। जब कोई अच्छा काम सरकार करे तो उनको बोलना चाहिए कि अच्छा काम हुआ। आलोचना करना है तो आलोचना भी करे, उनका धर्म है, विपक्ष का धर्म है कि वो बोले, पर कहीं तो ठीक बोले। वो खींच हो रही है उनको। जो मध्य प्रदेश में जो 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, लगातार उनका जनाधार गिर रहा है, तो बजाय इसके उनको आत्ममंथन करना चाहिए और जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।
और चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। योगेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और आनंद जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। शुरुआत करते हैं योगेश जी आपसे। आप बताइए कि मध्य प्रदेश को इस आम बजट में क्या मिला। जी देखिए विवेक जी, मध्य प्रदेश को इस आम बजट में अगर हम इंडिया की बात करें तो तीसरे नंबर पर लगभग 98,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट इस बजट में मिला है प्रत्यक्ष तौर पर। जी ये पूरे देश में थर्ड नंबर। और इसी प्रकार अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में जाएं तो लगभग 1.5 लाख करोड़ स्पेशल पैकेज को मिलाकर मध्य प्रदेश के हाथ में आएंगे। ये तो हो गई मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कि हमको क्या मिला। अब मैं आता हूं कि मध्य प्रदेश के जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे कि एमपी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर 10,500 करोड़, इनमें से 9,750 करोड़ सिर्फ नेशनल हाईवेज के लिए मिले हैं। अगले 5 साल में हम 29,710 करोड़ रुपए हमारे खजाने में आने वाले हैं। क्रिप्स फंड में 3,000 करोड़ 24-25 में, 250 करोड़ एनएच में, 7,000 करोड़ में से 2,500 करोड़। तो एमपी में 14 रिंग रोड बनेंगी जो इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, सतना, उज्जैन, विदिशा, आगर मालवा रिंग रोड के रूप में। अगर भोपाल शहर की बात करें तो पश्चिमी हिस्से में भोपाल की रोड बनने के बाद ये बाईपास जो रोड कहलाएगी वो रिंग रोड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भोपाल के लिए हो गया। 44,892 करोड़ का एक स्पेशल पैकेज मध्य प्रदेश को दिया गया है केंद्रीय योजनाओं को लेकर। विभिन्न केंद्रीय योजनाएं जो मध्य प्रदेश में संचालित होगी उसके लिए 44,892 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। 11,000 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि भी मिलेगी जी मध्य प्रदेश के हिस्से में जो टैक्स कलेक्शन का आता है जी। पीएम जनजाति इंफ्राग्राम में 63,000 गांवों को, जिसमें 89 ब्लॉक आते हैं, 24 तरह की जनजातियां रहती हैं, उसमें 5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर लाभ होगा। सीखो कमाओ योजना में रजिस्टर्ड 9 लाख युवाओं को इंडस्ट्रीज में स्किल डेवलपमेंट का काम, ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये तमाम वो योजनाएं। रेलवे को अगर लेकर हम बात करें तो माननीय रेल मंत्री ने आज ही इशारा किया है कि लगभग 81,000 से ज्यादा 81,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में रेलवे के चल रहे हैं, जिसमें सुपरफास्ट ट्रेनों से लेकर हमारी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन जी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है, जिसमें हमारी ट्रेनों का समय भी बचेगा और अधिकतम स्पीड से उसको चला सकेगी। और भी कोई योजना अगर आप गिनाना चाहें तो बोलिए, फिर आनंद जी का रुख करेंगे जी। नहीं, अब मैं तो गिनाने के लिए बैठूंगा तो मतलब नहीं, मैंने प्रमुख योजनाएं बोली है, केवल प्रमुख। देखिए हायर एजुकेशन सेक्टर में 10 लाख तक का लोन हमारे मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश के युवाओं को दिया जाएगा, जिस पर 3% मामूली ब्याज दर की राशि ली जाएगी। ठीक है। अब आनंद जी आप क्यों आनंदित हो रहे हैं, यही हम पूछ लेते हैं आपसे। आनंद जी, इतना अच्छा बजट है क्या? हेलो जी। आनंद जी के आनंदित होने का कारण क्या है? नहीं, नहीं आनंदित ये जो इतनी स्कीमें गिना रहे थे, हाँ जी, ये तो पेपर में पढ़ के स्कीम में भी बता सकता था। सवाल ये है कि जहाँ बिहार को 2,000 करोड़ का बजट दिया गया है, वहाँ हमको कितना मिला है? सवाल मध्य प्रदेश की डेवलपमेंट और मध्य प्रदेश के विकास के लिए ये प्रश्न है जी कि बिहार को आपने जो आपने पैकेज दिया, एक्स्ट्रा पैकेज दिया या एक्स्ट्रा वेटेज दिया, या आपने चंद्रबाबू नायडू को दिया, उसके रेशो में हमारे के हिस्से में क्या आया? हमारे विवेक तन्खा जी का सवाल ये था। आप जो बजट दे रहे हैं वो तो आप एहसान थोड़ी कर रहे हैं, हमारा अधिकार है और सब राज्यों का अधिकार है, क्योंकि हम टैक्स कलेक्शन भी देते हैं। तो ये जिस तरीके से परिभाषित अभी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने कहा है कि हम इतना पैकेज देंगे, अरे भाई तो दे रहे हैं तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। आप हमारे टैक्स कलेक्शन का इससे हमको दे रहे हैं। हमारा प्रश्न ये है कि जो दूसरे राज्यों को आपने दिया है उससे मध्य प्रदेश को कम मिला है,
तो ऐसा भेदभाव क्यों? और दूसरे स्टेटों को भी जो दिया है उसका भेदभाव क्यों आप कर रहे हैं? देश में सबका साथ सबके विकास की जब आप बात करते हैं तो सबको बजट अलोकेशन अलग अलग करने का मतलब क्या? हर स्टेट की अपनी जरूरत है, तो आप बराबरी से आप बराबरी से उसका अलोकेशन कीजिए ना। आप दो राज्यों को ज्यादा दे रहे हैं और तीसरे नंबर पे आप गिना रहे कि मध्य प्रदेश को तीसरे नंबर पे दे रहे हैं। अरे तो भाई तीसरे नंबर पे दे रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि सबको एक जैसा मिले। ठीक है, और मध्य प्रदेश भी तीसरे नंबर पे क्यों रहे डेवलपमेंट की राशि पे या बजट की राशि पे? वो भी एक नंबर पे रहे। उसका प्रयास किसने किया? शिवराज जी ने किया या मोहन यादव जी ने किया या नरेंद्र मोदी जी ने किया? और उसके अगेंस्ट में मध्य प्रदेश की जनता ने पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें देके किया। हम भी मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, तो हम चाहेंगे कि इसमें बजट की राशि में डिफरेंस क्यों किया गया? ये विवेक तनखा जी का और कांग्रेस कमेटी का प्रश्न है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने शुरुआत में आप लोगों को बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया, दोनों मेहमानों को, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इंटरप्ट करते हुए हम चलेंगे। अब एक सवाल मैं योगेश जी से जरूर पूछना चाहूंगा। योगेश जी, आप लोग कह रहे हैं कि जो राशि केंद्र से कर की जो राशि मिलती थी वो 2022-23 का आंकड़ा बताता है कि तकरीबन 63,000 करोड़ रुपए थी। अब ये बढ़ के 97,000 करोड़ रुपए हो गई है। तो ये तो आप बता रहे हैं कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा बढ़ गया है और आप इसको अभूतपूर्व बता रहे हैं। पर विपक्ष ये भी जानना चाह रहा है कि ये जो बड़ी राशि है अराउंड, ये कम से कम अगर एक्स्ट्रा हम देखें तो ये 30,000 करोड़ से ज्यादा की होती है। ये पैसा कहां लगाइएगा? अगर मुझे लगता है ये चीज आप लोग बता देते तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जो सधे सवाल है वो थोड़े से डाइल्यूट होते, फिर विपक्ष उस पर सवाल पूछ लेता। देखिए विवेक जी, आनंद जी ने 2-3 जो प्रश्न उठाए, पहले उनके सवालों का जवाब दूं, फिर आपकी बात पे आता हूं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बोलिए। ठीक है ना? हाँ, तो आनंद जी ने बोला कि बिहार को स्पेशल पैकेज क्यों दिया। हाँ। थोड़ा आनंद जी आंकड़े ले लेते तो बिहार को 2,000 करोड़ नहीं, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है। क्योंकि बिहार की जो मांग थी, जब यूपीए 1 और 2 की सरकार थी, तब से वो चली आ रही। वर्तमान की बात करिए। सुन लो, आप सुन लो यार, आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है आनंद जी, कोई डाइवर्ट नहीं कर रहा, कोई डाइवर्ट नहीं कर रहा, आंकड़े दे रहा हूँ जो आपके पास नहीं। आप योगेश जी 2 बात बता दीजिए। योगेश जी, बजट में एमपी के नाम का जिक्र नहीं है, ये है सवाल। विभाग का कहना है कि भाई सवाल ही मतलब एमपी का आपने जिक्र भी नहीं किया उसमें, ना है ही नहीं, नाम ही नहीं है बजट में। ये साहब मध्य प्रदेश प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर पेज नंबर 11 जी, स्टेट वाइज उसमें बजट अलॉटमेंट है। एमपी का नंबर तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। भाषण 2.23 बजट भाषण की बात हो रही है। बजट भाषण जैसे स्पेसिफिक बजट भाषण की बात हो रही है। बजट भाषण जैसे स्पेसिफिक भाषण में वित्त मंत्री जी, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी लगभग 1.25 घंटे के करीब उन्होंने उद्बोधन किया। उनमें कई बार उन्होंने युवा, महिला और गरीब कल्याण और किसान। अब जो हमें खबर मिल रही है वो ये है कि सिंहस्थ के लिए पहले राशि का अनुग्रह किया गया था, लेकिन फिर अधिकारी कह रहे हैं कि सिंहस्थ की राशि का अनुग्रह हमने नहीं किया। सिंहस्थ के लिए आप लोग राशि चाह रहे थे पर वो मिला ही नहीं। देखिए विवेक जी, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सिंहस्थ के लिए मध्य प्रदेश सरकार का जो अभी कुछ ही दिन पहले बजट आया था 3,65,000 करोड़ का, उसमें से 24,000 करोड़ की धनराशि पहले से ही फंडिंग कर रखी है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने। एक बात। दूसरा, सिंहस्थ होगा हमारा 2026, 24 में नहीं हो रहा, 24-25 में नहीं हो रहा। तो निश्चित रूप से 25-26 का जब बजट आएगा केंद्र सरकार का, तो उसमें सिंहस्थ के लिए एक बड़ा अमाउंट मध्य प्रदेश को मिलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जैसे 14 रिंग रोड मध्य प्रदेश को मिल रही है, जिनका मैंने उल्लेख किया, उसमें उज्जैन भी है। उज्जैन, इंदौर, आगर मालवा, ये सब पूरा क्षेत्र है। अच्छा, तो ये ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। 98,000 करोड़ चुनावी साल रहेगा जब सिंहस्थ होगा। और एमपी के बारे में लोग बाग ये बोलते हैं कि जिसकी सरकार रहती है वो चली जाती है, ऐसा कुछ बोलते हैं सिंहस्थ को लेकर। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, अब इसको डिनाई मत कीजिएगा, ठीक है। अब आनंद जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि केन बेतवा लिंक योजना, मुख्यमंत्री जी ने कहा 44,000 करोड़ और इसका फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा, इसका फायदा बुंदेलखंड के हमारे भाइयों को मिलेगा, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के भाइयों को मिलेगा परस्पर।
तो सरकार का कहना है कि हम कितने भी अच्छी योजना ला दें, विपक्ष उसकी तारीफ नहीं करता है। विपक्ष उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है जहां पे नेगेटिविटी है, विपक्ष तारीफ नहीं कर सकता। ये बात है सदी नहीं, देखिए, नहीं लाभ मिलेगा ना बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के हमारे भाइयों को उससे? नहीं, हमारा अनुभव जो है पिछली सरकार का, जी ये इन्होंने इंदौर उज्जैन को भी लिंक किया था, शिप्रा और नर्मदा को। उसका क्या हुआ? आज तक लिंक हुई? आज तक उसका पानी इंदौर से उज्जैन तो स्वच्छ पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आज ऐसी कई योजना इंदौर में खान नदी को ये सुंदर सौंदर्यीकरण के नाम पर काफी डेवलपमेंट करना चाहते थे। आज 20 साल इनकी सरकार हो गई, आप आके देखिए कि खान नदी की क्या हालत है। तो ये बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, पर फील्ड में जो अनुभव भारतीय जनता पार्टी का रहा है उसमें वो इम्प्लीमेंटेशन में फेल रहे हैं। तो इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि आप उसको ठीक ढंग से आप प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक ढंग से आप काम कीजिए और उसका इम्प्लीमेंट करिए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो पिछला अनुभव जो देख रहे हैं उसके आधार पे ये सब बातें कर रहे हैं। तो अब अगर आप उसको विरोध करते हैं, अगर सही बात बोलने मान लो शिप्रा के शुद्धिकरण की बात है, तो शिप्रा के शुद्धिकरण की स्थिति पूरी मीडिया में विधानसभा चुनाव में भी देखी, लोकसभा चुनाव में भी देखी, हमने खुद ने जाके देखी। तो जब खान नदी, शिप्रा नदी, दूसरी नदियों की ये हालत है, तो आप नई लिंक परियोजना लाके उस पर हजारों करोड़ रुपया जनता का वेस्ट कर रहे हैं। तो जो वर्तमान योजना है उसको तो आप प्रूव करिए कि हमने ये करके दिखाया है। सिंहस्थ को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार ने ये कहा कि पहले 1,30,000 करोड़ का बजट को 1.5 लाख करोड़ का हमने कर दिया, बढ़ा दिया बजट को, और अभी भविष्य में और बढ़ाएंगे। बढ़ाया नहीं सर, ये जो कॉस्ट महंगाई की बढ़ी है प्रोजेक्ट की, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत जादूगरी और कलाकारी से ये फिगर को बताती है। 30 से 40% महंगाई बढ़ी तो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना सर 2026 तक। तो ये प्रोजेक्शन है 2028 और ये सिर्फ जनता जो जनता को बताने का जो प्रोजेक्शन है, ये क्या होता है? अभी 2047 की बात करने लग गए मोदी जी। आदमी का कल का भरोसा नहीं, मोदी जी 2047 की बात करते हैं। तो भैया अभी वर्तमान की स्थिति में जो आपका अनुभव है 20 साल की सरकार का, उसमें आपने एक भी लिंक योजना आपकी सफल हुई क्या? तो फिर उस पर प्रश्न उठाना तो विपक्ष का वाजिब है ना। चलिए पूछते हैं, भविष्य की नींव रख रही है योगेश जी, लेकिन कल के लिए, परसों के लिए भी कुछ कर दीजिए। आनंद जी की बात लगभग इसी ओर है। देखिए विवेक जी, कांग्रेस के साथ दुर्भाग्यपूर्ण हालत ये है कि ये देखकर भी चीजों को अनदेखा करते हैं। इन्होंने नर्मदा और क्षिप्रा लिंक परियोजना की बात पर सवाल उठाए। क्या इन्होंने नहीं देखा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उस क्षिप्रा नदी में तैरकर बताया पूरे प्रदेश को, पूरे कांग्रेस के नेताओं को, कि हमारी क्षिप्रा शुद्ध हो चुकी है, नर्मदा जी का पानी उसमें जा रहा है, वो लिंक हो चुकी है, वो परियोजना पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार काली सिंध परियोजना के माध्यम, काली सिंध चंबल परियोजना के माध्यम से न केवल एमपी बल्कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा लाभान्वित हो रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से, जैसा कि आपने रिपोर्टिंग में भी बताया, बुंदेलखंड से लेके उत्तर प्रदेश के 4-5 जिले आ रहे हैं उसमें। तो देखिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह ये नहीं कह रहे 50-60 सालों तक कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ना तो ये गरीबी हटा पाए और इनके युवराज आए तो अब वो अमीरी हटाने पे तुले हुए कि अमीरों को भगाओ। तो ये कांग्रेस की जो मानसिकता है ना तो ये गरीबी उन्मूलन, पंचवर्षीय योजना कितनी सारी चलाई इन्होंने, क्या हश्र हुआ उनका। तो मध्य प्रदेश 2003 तक बीमारू पिछड़ा राज्य हुआ करता था। आज हम विकसित मध्य प्रदेश, हमारी आज देश में 10वीं अर्थव्यवस्था, 16वीं अर्थव्यवस्था है। 16% का जीएसटी हमने संग्रह किया है। उसी के बनिस्पत मध्य प्रदेश को ये 98,000 करोड़ और 48,000 करोड़ और 72,000 करोड़ के अलग अलग पैकेज माननीय मोदी जी ने दिए हैं। जिस प्रकार एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। तो हमारा युवा भी लाभान्वित हो रहा है, महिलाएं भी हो रही है, किसान सम्मान निधि में भी बजट बढ़ाया गया है। तो निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। प्रगति के पथ पर मध्य प्रदेश है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो फिर दिक्कत किस बात की है आनंद जी? सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ क्यों है? सबसे ज्यादा टैक्स यहाँ क्यों है? सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग या सरकारी स्कूल या स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बिखरी हुई क्यों है?
अगर कोई सब कुछ आंकड़े नहीं है अच्छा आपके है पास, तो कोई फिर आंकड़े अच्छा नहीं है। है। नहीं, मैं आंकड़े कोई मैं बिना बताऊं। आंकड़ों के, बिना तथ्यों के बात करते हो। अरे अरे कितने आप- परसेंट, चलिए, आपने आंकड़े क्या आनंद जी आपके पास डेटा फैक्ट्स हैं कि बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश में किस वर्ष में बढ़ी? क्या है? हाँ, कितनी है बताइए आप। महंगाई की दर क्या है बताइए ये तो ना आप आप बोल आंकड़े। रहे सर, ये मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ठीक है, आप- ठीक है, ठीक है, आप योगेश जी, बोल रहे हैं, आपको योगेश जी, आनंद जी की बारी है। आनंद जी को सुनते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए आनंद जी। नहीं, आंकड़े क्यों चाहिए? यही तो हम बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़े बताती है और कांग्रेस धरती पे काम कर रही है। ठीक है, कि ठीक है। बेरोजगारी बढ़ी है नहीं बढ़ी मध्य प्रदेश में, हाँ। महिला उत्पीड़न बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी है, यहाँ पे आपने कोई जीएसटी में या किसी भी टैक्स में रिलैक्सेशन दिया है क्या प्रदेश को? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है क्या? नहीं दिया है। महंगाई दर ठीक है, सबसे ज्यादा है तो उसमें प्रदेश भी है, तो आप उसको अलग कैसे कर सकते चलिए। हैं? अब आप आंकड़े 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, उससे नहीं होता है। आज मध्य प्रदेश की स्थिति बेरोजगारी में नंबर 1 है। आप देखिए जाके, महिला उत्पीड़न में 1 में, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। लोगों के खाते में आपने कितने पैसे डाले? तो अगर महिला सशक्त है, महिलाओं के लिए आपने इतना बजट एलोकेशन किया है और 20 साल से आप काम कर रहे हैं, तो आज भी महिलाओं को चलिए, आपको ठीक है। 1250 रुपए क्यों अब डालना पड़ रहे समय हैं? समय इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा योगेश जी का और आनंद जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और आपने सार्थक बहस की। आज हमारी बहस का सबसे प्रमुख विषय था कि बीते दिनों पेश हुए आम बजट में एमपी को क्या मिला। एमपी का राजस्व कर बढ़ गया, सरकार ने बताया। 2022-23 में जो था उससे भी बढ़ा, अंतरिम बजट में जो पेश हुआ था उससे भी बढ़ गया। तो ये खुशियां मनाइए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये आप आंकड़ों की कालाबाजारी मत कीजिए, आप स्पेसिफिक बताइए कि छात्रों के लिए क्या हुआ, युवाओं के लिए क्या हुआ, महिलाओं के लिए क्या हुआ। सरकार कह रही है सर्वांगीण विकास, सबका विकास, सर्वस्पर्शी विकास, पर विपक्ष को ये सरकार की कही हुई बातें रास नहीं आ रही है। विपक्ष का ये कहना है कि एमपी को अगर कुछ मिला तो वो था झुंझुना, बस वही पकड़ा दिया गया। लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष को थोड़ा सकारात्मक होना चाहिए, उन बिंदुओं को भी देखना चाहिए जिससे मध्य प्रदेश के भाई बहन लाभान्वित होंगे। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।